ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था, लेकिन किसी कारणवश अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्वेश्चन है कि अ बकेट कंटेन्स 8 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इच poured इनटू इट। इसका मतलब ये कि बकेट में पहले से 8 kg वाटर था जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। उसमें हमने 2 kg और वाटर बाहर से ऐड किया है, और जो वाटर मैंने ऐड किया उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था। अब तुमसे बोला है कि नेग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। मतलब कि जो बाल्टी था उसने कोई भी हीट अमाउंट नहीं लिया है, तो इस केस में आपको ये फाइंड करना है कि फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होने वाला है। और उस बाल्टी ने कुछ अगर अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हॉट वाटर ने जो भी हीट लॉस लॉस किया होगा वो सब कहाँ गया होगा, वो सब गया होगा कोल्ड वाटर में। सिंपल सी बात है, बाल्टी मेरा कोई भी हीट नहीं लिया है। मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन। तुम लोग जो फर्स्ट लाइन लिखना वो लिखना अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, या फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तुमको एक लाइन ये लिखना होगा यहाँ पे, और उसके बाद लिखना हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है। और हमको फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर, तो हमने मान लिया लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इस टी डिग्री सेल्सियस। देखो मेरे को बाकी सब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया था, इसलिए मैंने फाइनल टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में ही माना है। तो तुमको अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेंशन है तो तुम फाइंड करना वो भी डिग्री सेल्सियस में ही फाइंड करना। सुनो यहाँ पे, कहीं कहीं बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया रहा है, वो तुमको दिया रहा है जूल पर केजी और पर केल्विन में। तुमको सी का वैल्यू मेनली तुमको जूल पर केजी पर केल्विन में, या फिर कैलोरी पर ग्राम और पर केल्विन में दिया रहता है, या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहता है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि देखो यहाँ पे सी का वैल्यू हमको दिया है जूल पर केजी पर केल्विन में, लेकिन हम तुमसे बोल रहे हैं कि तुम डेल्टा टी फिर भी डिग्री सेल्सियस में ही लेना। तुम डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में ही लेना, तुम्हारा आंसर सही आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं, जो मेरा फॉर्मूला क्यू बराबर एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी है, उस फॉर्मूले में जो मेरा डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपका जो होगा केल्विन स्केल पे, वही आपका डिग्री सेल्सियस स्केल पे भी होगा। तो चेंज के लिए आप कंफ्यूज मत होना। हाँ, बस ये चेक करना कि हमको अगर सी दिया है जूल पर केजी पर केल्विन में, तो हम लोग मास लें केजी में। फिर तुम लोग मास ग्राम में मत लेना, मास लेना केजी में। लेकिन सी का मेरा यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन में था, तुम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेके काम कर सकते हो। ये सब बातें तुम लोग याद रखना। और फिर वहां से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा जूल में, क्योंकि मेरा सी दिया था जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये सब बातें तुम ध्यान रखना। टेम्परेचर को लेके अपने को कोई कष्ट नहीं है, वहां से मेरे को लफड़ा नहीं करना है। लफड़ा मेरे को कहाँ करना है, मास वाले यूनिट में और हीट एनर्जी वाले यूनिट में। सिंपल सी कहानी है। तो हमने मान लिया कि लेट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज टी डिग्री सेल्सियस। हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे को सी का वैल्यू का काम भी नहीं आएगा, और देखो तुमको क्वेश्चन में सी का वैल्यू दिया भी नहीं है, क्योंकि बोथ साइड मेरे वाटर ही रहेंगे, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम ही आएगा, तो वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे को इस क्वेश्चन में से कोई काम ही नहीं था। हाँ, हालांकि जो आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको सी का काम आएगा, तो उसके लिए मैंने जो तुमको ये बताया तुम लोग वो ध्यान रखना। ओके। तो हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी। तो देखिए, तो जो अच्छा, अब चलो हम लोग कुछ और बातें हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हॉट बॉडी। ये मैं तुमको बार बार नहीं ऐसा मैं लिखूंगा, लेकिन तुमको क्वेश्चन जब आए तो तुमको ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये तुमको अभी समझाने के लिए स्टार्टिंग फेज है, तो मैं बहुत सारे स्टेप लिख रहा हूँ। बाद में मैं जल्दी जल्दी करूंगा, लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में लिखना तो ये सारे स्टेप लिखना। तो हमने यहाँ लिखा है हॉट बॉडी और हमने यहाँ लिखा है कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमने माना था T1 से, तो वो है 80 डिग्री सेल्सियस। हॉट बॉडी का जो मास है वो हमने माना है M1 से, तो वो है 2 kg। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर मैंने माना है T2 से, तो वो था 25 डिग्री सेल्सियस। जो आपका कोल्ड बॉडी का मास था, जो कोल्ड वाटर, वो आपका था 8 kg, तो ये हमने लिख दिया। और फाइनल टेम्परेचर मैंने माना है T डिग्री सेल्सियस। अब यूज करो हीट लॉस बाई हॉट बॉडी, हम लोग लिखेंगे M1 C1 एंड डेल्टा टी। एंड फॉर हॉट बॉडी क्या होता है, उसका पहले वाला टेम्परेचर होता है ज़्यादा, तब इसके लिए चेंज लिखेंगे T1 माइनस टी, मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। और ये तुम्हारा आ गया हीट लॉस।
इक्वल टू हीट गेन, तो हीट गेन करेगा कोल्ड बॉडी तो उसका M2, C2 उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसका चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो आता है वो कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा आता है। तो उसके लिए चेंज हम लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, ये मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था। अब देखो तो मेरा जो दोनों हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी था दोनों ही वाटर था, तो वहां से मतलब C1 और C2 का वैल्यू सेम आएगा, तो मैं उसको कर दूंगा कैंसल आउट। तो इसको कैंसल आउट करने के बाद जो मेरा इक्वेशन फॉर्म होगा वो कुछ होगा M1 T1 माइनस टी इक्वल टू M2 T माइनस T2। M1 कितना दिया था हमको, हॉट बॉडी का मास 2 kg। देखो मास दोनों साइड तुमको सेम मास लेना होगा, ऐसा नहीं कि एक साइड लिए ग्राम में और फिर एक साइड लिए केजी में, ये सब बातें तुम लोग ध्यान रख के काम करना। तो मास 2 kg, टेम्परेचर T1 था 80 डिग्री सेल्सियस माइनस टी, आप चाहो तो यहाँ पे केजी और आप जो मैंने यहाँ पे केजी और डिग्री सेल्सियस में मेंशन कर रहा हूँ आप वो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों साइड यूनिट सेम लेना, मास का केजी में दोनों साइड। तो 2 kg इंटू 80 डिग्री सेल्सियस माइनस टी इज इक्वल टू M2 कितना था 2 kg, और टी तुमको फाइंड करना है, और T2 था आपका 25 डिग्री सेल्सियस। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, देखो केजी से केजी कैंसल आउट। अब यहाँ से जो आपका टी का वैल्यू आएगा वो आएगा डिग्री सेल्सियस में। एक मिनट, ये जो आपका M2 है वो तो 8 है ना, M2 का वैल्यू 8 kg था, तो यहाँ से जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ से हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस माइनस टी इक्वल टू 4T माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5T इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस, एंड T बराबर 180 डिग्री सेल्सियस बाई 5, तो आंसर आएगा 36 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 36 डिग्री सेल्सियस। और ये देखो जो फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा आया है वो 80 और 25 के बीच में ही आया होगा, और हमने कहा भी था कि फाइनल टेम्परेचर जो आता है वो कोल्ड बॉडी से के टेम्परेचर से ज़्यादा आता है और हॉट बॉडी से कम आता है। तो तुम लोग देख लो ये आ गया 36 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज poured into a vessel containing 50 ग्राम of water at 20 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, कॉमा कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल। हमको वेसल का हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, मतलब कि तुमको ये क्वेश्चन पर कि इतना तुमको कम से कम आइडिया ये होना चाहिए कि जो हॉट बॉडी हीट लॉस करेगा वो जाएगा कोल्ड बॉडी में भी और वो जाएगा तुम्हारा वेसल में भी। तो यहाँ मेरा हीट दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या फिर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी, और यहाँ पे वाटर है तो आप यहाँ पे वाटर भी मेंशन कर सकते हो, हीट लॉस बाई हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड वाटर प्लस हीट गेन बाई वेसल। क्योंकि मेरे से उसका हीट कैपेसिटी पूछा है तो मेरा वेसल भी कुछ हीट गेन किया होगा, ठीक है। तो तुमको तो पहला स्टेटमेंट ये लिखना है कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब जरा करते हैं बात यहाँ पे हॉट वाटर का। तो मैं इस बार हॉट बॉडी नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो हॉट बॉडी, या अच्छा ये होगा कि अगर क्वेश्चन में तुमको वाटर मेंशन किया तो तुम वाटर मेंशन नहीं करना कि हीट लॉस बाई हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड वाटर, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे। तो हमने यहाँ लिया है हॉट वाटर, हमने यहाँ पे लिया है कोल्ड वाटर। देखो मैं फिर से इसको अच्छे से तुमको समझा के बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमने लिया है वेसल, एक दो क्वेश्चन में मैं अच्छे से बताऊंगा, फिर मैं फास्ट फास्ट जाऊंगा। तो हॉट वाटर तो क्या बोला है, देखो जरा एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि 40 kg of water at 60 degree Celsius is poured into a vessel containing 50 ग्राम of water at 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो हॉट वाटर का था टेम्परेचर वो आपका था 60 डिग्री सेल्सियस, तो मैं उसको मान रहा हूँ T1 से, तो T1 इज 60 डिग्री सेल्सियस, और मास ऑफ हॉट वाटर इज 40 ग्राम। देखो यहाँ मास दिया है ग्राम में, मास दिया है ग्राम में, और हमको सी का वैल्यू भी जूल पर ग्राम में दिया है, तो अपने कोई चाप नहीं है। अगर मान लो कि हमको सी दिया रहा था 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन और मास दिया रहा था केजी में, तो हम लोग मास को ग्राम में चेंज करते हैं। तो ये सब यूनिट का खास बात हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये हो गया T1 और M1 के बारे में। अब हमको फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ही पता है, कितना पता है मेरे को, 30 डिग्री सेल्सियस। वो मैं लिखूंगा बाद में, चलो अभी फिलहाल देखते हैं हॉट कोल्ड और वेसल के बारे में।
अब आते हैं कोल्ड वाटर में, तो उसका जो टेम्परेचर था उसको मैंने मान लिया है T2, कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। उसका मास कितना था, उसको मैंने मान लिया है M2 से, और उसका मास था 50 ग्राम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वेसल का, और मैंने तुमको कहा था कि कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वेसल का भी टेम्परेचर वही होगा। मतलब कि ये जो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस में था 50 ग्राम, उसको मैंने वेसल में ही रखा था। तो सिंपल सी कहानी ये होगा कि वेसल का जो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब देखो तो मेरे को वेसल का मास नहीं पता है, हमको उसका मास नहीं पता है, और उसका मास हमको पता नहीं है, लेकिन हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वहां पे हम करेंगे यूज हीट गेन बाई वेसल। तो हीट गेन बाई वेसल के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला था, एक कौन सा था कि Q बराबर एम सी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस फॉर्मूले के लिए हमको उसका मास चाहिए, और एक और था दूसरा कि Q बराबर सी डैश इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के लिए मेरे को हीट कैपेसिटी सॉरी इस फॉर्मूले के लिए मेरे को मास का जरूरत नहीं पड़ता है। और देखो तो इस क्वेश्चन में मेरे को मास नहीं दिया है। और ये जो सीडेस क्या होता है, सीडेस आपका होता है हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी, और मेरे से क्वेश्चन में देखो तो हीट कैपेसिटी पूछा है, मतलब मेरे से सी डैश ही पूछा है, तो हमको यहाँ पे मास का कोई काम भी नहीं है। जहां भी हम लिखेंगे कि हीट गेन बाई वेसल, वहां पे यूज करेंगे Q बराबर सी डैश इंटू डेल्टा टी, हमको मास का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछता तब वहां पे हमको मास दिया रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको मास नहीं दिया है, तो देखो हीट कैपेसिटी पूछा है, तो उसके लिए मेरे को मास का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हम लोग ये सेकेंड वाला इक्वेशन यूज करने जाएंगे, किसके लिए, और वेसल। बाकी वाटर के लिए हम लोग करेंगे यूज एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि हमको उसका मास दिया है और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है। सब लोग को ये बातें समझ में आना चाहिए। अब हमको फाइंड करना था सी डैश, तो लेट हमने मान लिया, लेट हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इज सी डैश हमको ये फाइंड करना है। अब हमको इसका यूनिट का भी ख्याल रखना होगा। तो हमने सीखा था कि यूनिट ऑफ सी डैश क्या आता है, या तो आता है जूल पर केल्विन, और आपका आता है जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका आता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप चेक करो कि हमको इसमें जो वैल्यूज दिया है वो कौन से यूनिट में दिया है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सी का वैल्यू दिया है जूल पर ग्राम पर केल्विन में, और मास हम लेंगे ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसल आउट, मतलब कि मेरा जो सीडेस आएगा वो आएगा जूल पर केल्विन में। सिंपल सी कहानी है। तो हम लिखेंगे कि लेट हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इज सी जूल पर केल्विन। देखो मैं इतना तुमको बता रहा हूँ, तुमको इतना बताया भी नहीं जाता है, तो मैं हर चीज करना चाहता हूँ क्लियर, कि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे मेरे को क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसलिए मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि तुमको कैसे बताना है, पूरा अच्छे से या सिंपल शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में बताना हो तो हम इतना मेंशन भी नहीं करते, बस हम सी मान लेते और फिर उसका लिखते यूनिट बाद में। तो ये कहानी हो गया। अब हम लिखेंगे कि लेट T इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बाबू तो मैं अगर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बोल रहा हूँ तो मैं फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। लेट टी इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, वो हमको कितना दिया है, उनको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमने सारा काम जो मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने लिख लिया। अब जो मेरे को इक्वेशन यूज करना है हम लोग वहां जाएंगे, तो हम लोग को ये इक्वेशन यूज करना था। देखो मैंने यहाँ पे शो किया है एरो से, तुम लोग अपने कॉपी में ये सब शो मत करना। तो हीट लॉस बाई हॉट वाटर, तो लिखते हैं मास ऑफ हॉट वाटर M1, सी डब्ल्यू मैंने यहाँ देखो वाटर का मेंशन किया है, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डब्ल्यू मतलब वाटर, C1, और डेल्टा टी फॉर हॉट वाटर तो हो जाएगा T1 माइनस टी। ये हो गया हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड वाटर, तो उसका मास M2, वो भी वाटर था तो सी ऑफ वाटर ही होगा, और उसका हो जाएगा T माइनस T2 प्लस। अब हमको करना है कि हीट गेन बाई वेसल, तो इसके लिए सिंपल करेंगे सी डैश इंटू डेल्टा टी, एंड सी डैश इंटू डेल्टा टी, तो पहले वेसल का टेम्परेचर T2 ही था और बाद में हो गया T, तो T माइनस T2। तब सिमिलर एज चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वेसल इज सिमिलर एज द कोल्ड बॉडी, T माइनस T2 हो गया। अब बस सबका वैल्यू करो पुट, और वहां से फाइंड कर लो सी डैश। जल्दी से सब लोग करो कॉपी में खुद से कैलकुलेशन, तुमको सारा सी, हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ पे करता हूँ। तो M1 दिया था मेरे को 40 ग्राम, तो मैं अब यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस लिख रहा हूँ 40, वो मैंने ग्राम में ही लिया है। सी ऑफ वाटर दिया था 4.2, मैं सिर्फ लिखता हूँ वैल्यू,
और T1 माइनस टी, तो देखो इसको तुम, हाँ भले ही मेरे को टेम्परेचर दिया था डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हमको यहाँ पे चेंज करना होता है यूज, तो चेंज आपका जितना आता है डिग्री सेल्सियस में उतना ही आपका केल्विन में भी आता है, तो टेम्परेचर को लेकर अपने कोई चाप नहीं है, तो चेंज हो जाएगा देखो। फॉर हॉट वाटर T1 माइनस टी, और T1 कितना था, T1 था 60 और टी आपका हो गया है 30, तो चेंज हो जाएगा 30। ये हमने केल्विन में ही लिया है चेंज, ठीक है ना, केल्विन में ही लिया है, जो होता है सेल्सियस में वही होता है केल्विन में। 30 इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड वाटर तो 50 ग्राम, सी ऑफ वाटर फिर से वही 4.2 हो जाएगा, एंड टी माइनस टी टू तो 30 माइनस 20, तो इसके लिए चेंज हो जाएगा 10, प्लस टी डैश चेंज फॉर वेसल इज ऑल्सो 10। वो बस सॉल्व करो इसको, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 126, ये आपका आने वाला है 5040 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 2100, और प्लस यहाँ से आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ सी डैश। अब इसको कर दो माइनस में, तो आपका आ जाएगा 29, एक मिनट, हाँ 2940 आएगा, 2940 इक्वल टू 10 सी डैश, तो यहाँ से सी डैश आ जाएगा 2940 बाई 10, तब 294, और यूनिट मेंशन करना तुम लोग बिल्कुल मत भूलना, जूल पर केल्विन। दिस इज द आंसर। बोलो कहानी ठीक है ये, ठीक है ना। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 watt raises the temperature of 4 kg of liquid from 10 degree centigrade to 50 degree centigrade in 100 seconds. Full stop. Calculate number one, the heat capacity of 4 kg of liquid. देखो तो ये मैंने पहले ही बताया था, तुमको जब बोला है कि फाइंड हीट कैपेसिटी, तो मास के साथ मेंशन किया है कि हीट कैपेसिटी ऑफ 4 केजी ऑफ लिक्विड, और हमने कहा भी था कि हीट जो आपका होता है हीट कैपेसिटी या फिर जो थर्मल कैपेसिटी वो मास पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वो 4 केजी मास का मेंशन किया है। और सेकंड क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, देखो यहाँ पे मास मेंशन नहीं किया है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, वो बस लिक्विड कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, वो वाटर है कि ऑयल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कहानी तो ये होगा कि हमको पावर दिया है, टाइम दिया है और चेंज इन टेम्परेचर दिया है, और हमसे पूछा है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छी बात है। अब जब भी तुमको ना पावर दिया रहेगा, जब भी तुमको पावर दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, तो वहां से तुम लोग सबसे पहले फाइंड करना एनर्जी सप्लाई। तो एनर्जी सप्लाई जो हम लोग फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हीटर था तो लिखेंगे हीट एनर्जी सप्लाई, हीट एनर्जी सप्लाई, तो इसको आप लिख लो क्यू से, और वो हो जाएगा पावर इंटू टाइम, और पावर तुम लेना वाट में, तो 600 वाट, और टाइम हमेशा लेना है सेकंड में, तुमको अगर क्वेश्चन में टाइम दिया रहा है मिनट में या फिर आवर में, तो उसको चेंज करना है सेकंड में, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में सेकंड में ही दिया था, तो हो गया 100 सेकंड। फिर जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा जूल में, मतलब यहाँ से जो तुम्हारा हीट एनर्जी का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आएगा जूल में, तो कितना आएगा वो तुम्हारा आएगा 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ जूल। इतना हमने उसमें हीट एनर्जी सप्लाई किया है, इतना हमने उसमें हीट एनर्जी सप्लाई किया, किसमें, लिक्विड में। तो मेरे को पहला ये मिला इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर में, तो जो उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है वो है 10 से 15, तो चेंज हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 5 केल्विन, दिस इज द चेंज, 5 केल्विन। अब चलो फाइन करते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड हीट कैपेसिटी सी डैश। तो क्या होता है, सबको याद है ना, क्यू बाई डेल्टा टी, हमको इसके लिए मास का जरूरत नहीं पड़ता था, क्यू बाई डेल्टा टी, तो क्यू बाई डेल्टा टी, तो क्यू कितना है 6 × 10⁴ जूल, डेल्टा टी कितना है 5 केल्विन, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1.2 × 10⁴ जूल पर केल्विन। दिस इज द हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, वो 4 केजी का, ठीक है। अब देखो तुम लोग को फिर से शायद एक कंफ्यूजन यहाँ पे उठे कि मैंने बोला कि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूले में तुमको मास नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। भले ही तुमको फॉर्मूले मास वो दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन वो हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में तुमको मास दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो फॉर्मूला देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए तुम लोग C बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी भी यूज कर सकते हो, या फिर हमको अगर सी डैश पता है और मास पता है तो हम लोग सिंपल सी डैश बाई एम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों से तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। तो हमने सी डैश पहले से ही फाइंड कर लिया है, इसलिए मैं सी डैश बाई एम ही करूंगा प्रीफर। तो सी डैश कितना आया था 1.2 इंटू 10⁴ एंड डिवाइडेड बाई मास कितना है, देखो मास हमने लिया है 4 kg। तो इसको करो डिवाइड, तो ये 0.3 आ जाएगा, या क्या आ जाएगा तुम्हारा 3000। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3000। और देखो तो मैंने जो हीट कैपेसिटी लिया था वो लिया था जूल पर केल्विन में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जूल पर केल्विन पर केजी, या जूल पर केजी पर केल्विन। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 3000 जूल पर केजी पर केल्विन। सबको आया ना समझ में? बोलो। तो ये जो टेम्परेचर राइज और फॉल वाला चैप्टर था उससे हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फेज चेंज वाला, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा फेज चेंज वाला। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक पे ही कुछ तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम लोग वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले कर लेते हैं डिस्कस। वो इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड्स में आते हैं और मेरे को पूरा चांस है कि स्कूल में भी वहां से क्वेश्चन आएगा। तो पहले वो करते हैं डिस्कस इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलो, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले करने कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जैसे कि हमने तुमको बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत हाई होता है रिलेटिवली बाकी सारे जो हमारे आसपास मटेरियल हैं, और उसका वैल्यू होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। आप अगर यूनिट चेंज करोगे तो इसका वैल्यू चेंज करता है। या फिर होता है 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये काफ़ी हाई होता है, तुम जान लो। तुम लोग को भले ही ना लग रहा हो देख के, लेकिन ये हाई होता है, ठीक है। अब चलो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा और करते हैं चर्चा कि इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो देखो इसका मतलब ये होता है ना कि अगर हमको 1 kg वाटर का, अगर हमको 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन से या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करना है, बढ़ाना है, तो हमको 4200 जूल का एनर्जी सप्लाई करना होगा। हमको 4200 जूल का हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा टू बी मोर स्पेसिफिक हीट एनर्जी। तो ये इसका मतलब होगा। यहाँ पे मैंने तुमको वाटर का समझाया है, किसी क्वेश्चन में किसी और भी में जो तुम्हारा हो सकता है मटेरियल उसका पूछ सकता है। मान लो कैसा है कि वही कोई एक मटेरियल ये है, उसका स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी एक्स जूल पर केजी पर केल्विन है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि उस मटेरियल के 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए हमको एक्स जूल का हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। वही है तुम्हारा मीनिंग होगा। सिमिलरली वही कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से राइज करने के लिए 1000 कैलोरी का हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पहले बात किया था जूल पे, तो जूल में बात किया था, अभी मैं बात कर रहा हूँ कैलोरी में। तो मैंने यूनिट चेंज किया, तो इसलिए तुमको जो वैल्यू चेंज किया वो दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से राइज करने के लिए हमको 1 कैलोरी का हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल सा इसका मीनिंग ये होगा। और हमने तुमको बताया था कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि उसका किसी भी सब्सटेंस का जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, उसका टेम्परेचर ना तो सडन राइज करता है और ना तो सडन फॉल करता है। क्योंकि आपको उसका अगर टेम्परेचर राइज कराना है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, या फॉल कराना है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा। और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है, तो ना तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करता है और ना तो जल्दी फॉल करता है, और इसका बहुत ही ज़्यादा कंसिक्वेंसेज है जो हमारे रियल लाइफ में भी आसपास बहुत सारा दिखता है। मैं वहाँ पे कुछ मेंशन करने जा रहा हूँ, और ये तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं एक बार सबको समझा देता हूँ, तो वहाँ से एक बार रीड कर लेना। जो सबसे पहला इसका कंसिक्वेंस है कि द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। समुद्र के किनारे का जो क्लाइमेट होता है, जो वातावरण होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो मॉडरेट होता है।
इसका मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो क्यों होता है, क्योंकि आप अगर समुद्र के किनारे हो तो वहाँ पे है क्या, वाटर है और लैंड मिलेगा आपको, ठीक है। और हमने मान लिया कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो मान लीजिए कुछ ऐसा था CW, और ये जो मेरा जमीन था लैंड उसका हमने मान लिया कुछ ऐसा होगा, कुछ C1 मान लो, कुछ भी ऐसा। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, मतलब कि वो जल्दी उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, और लैंड का वाटर के कंपेयर में कम था, तो लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा और ठंडा भी हो सकता है। तो दिन के समय में जब सन आउट होता है तो उस समय क्या होता है कि जब सन की ऐसा सनलाइट या सन की रोशनी जब पानी पे आएगी पड़ेगी, और साथ साथ जो मेरा जमीन था समुद्र के किनारे वहां भी वो पड़ेगा सन का लाइट रे, तो उससे होगा क्या कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होने के चलते वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करता है, लेकिन जो आपका लैंड था जो जमीन था उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम था, तो वो जल्दी उसका टेम्परेचर राइज होता है और वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो आपका वाटर वाला जो एरिया था वहां का टेम्परेचर लो हो रहेगा, क्या होगा, उसका टेम्परेचर लो है, और जो आपका ये लैंड वाला एरिया है उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और फिर वहां से हवा चलती है, वहां से हवा चलती है, और वो जो हवा चलती है वो तुम्हारी चलती है फ्रॉम वाटर टू लैंड, फ्रॉम वाटर टू लैंड, मतलब कि दिन के समय में दोपहर के समय में एक ब्रिज चलता है, एक ब्रिज चले कहाँ से, फ्रॉम वाटर या फिर फ्रॉम सी टू लैंड, और उसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज, उसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज, क्योंकि वो जो मेरा ब्रिज है वो वाटर से आता है कहाँ पे, जमीन की तरफ, और वाटर का टेम्परेचर कम था ना, इसलिए वहां से वो ठंडी हवा चलती है उधर से, तो ठंडी हवा तुम्हारे हम लोग जहाँ रहते हैं जमीन पे वहां आती है, तो फिर हमको ठंडा ठंडा मतलब ऐसा हवा मेरे को आता है तो अच्छा फील होता है मेरे को। वही जब रात होता है, जब सन तुम्हारा चला गया छुप गया जब, तो फिर से क्या था कि जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई था, तो वाटर तुरंत क्या होगा, पूरा ठंडा नहीं हो जाएगा, वाटर क्या होगा, तुरंत ठंडा नहीं हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा लैंड था, जो तुम्हारा लैंड वाला एरिया था उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम था, तो वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, है ना, वो तुरंत क्या हो जाएगा, तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। तो अब रात के समय क्या हो गया कि जो मेरा लैंड वाला एरिया था उसका टेम्परेचर हो गया है लो, और जो मेरा वाटर वाला एरिया था उसका हो गया टेम्परेचर हाई। अब फिर से ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, फिर हवा चलती है, और इस बार जो हवा चलेगी वो चलेगी फ्रॉम लैंड टू द सी, और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा जमीन से जाता है ठंडा हवा टुवर्ड्स द सी शोर, तो ये तुम्हारा हवा हवा चलते रहता है, तो फिर तुम्हारा वहाँ का वातावरण मॉडरेट रहता है। ओके, सबको याद रहेगा ना ये, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है। तो ये हुआ पहला कंसिक्वेंस। दूसरा, वाटर का बहुत सारा यूज है, सबने देखा होगा कि अगर किसी को फीवर होता है तो हम लोग वो करते हैं कि एक कॉटन के कपड़े को ऐसा पानी में भिगा के पेशेंट के सर पे रखते हैं, तो उससे होता क्या है, सेम उसका काम वही है सबका। तो तुमसे ना देखो, एक अगर कहीं भी ऐसा बोले कि वाटर के साथ वाटर ने ऐसा किया, क्यों किया, तो लिखना पहला तो आंसर पक्का होगा, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर तुमको आंसर अच्छे से पता है तो लिखना, और नहीं पता है तो तुमसे अगर पूछे कि क्यों हुआ है तो बस लिख देना ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन वो ऑप्शन है, तुमको अच्छे से आंसर फ्रेम करने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो पूछे क्यों हुआ है तो बस लिख देना ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो क्या हुआ कि जब हमने कपड़े को पानी में भिगो के पेशेंट के सर पे रखा, तो पानी पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था, तो वो पेशेंट के शरीर से बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके भी उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। तो हुआ वहाँ क्या कि तो आपका जो पट्टी था पानी वाला वो आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट ले लिया, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है, तो थोड़ा राहत मिलता है। और वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होने के चलते उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज भी नहीं करता है, तो आपका हीट भी चला गया आपके शरीर से, और मेरा पट्टी जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ, तो ये मेरा फायदा हो गया। और जब तुम लोग अगर कभी गांव में, अच्छा तो हमको तो एक बात बता कि अगर वहां पे ई वेपरेशन होगा तो क्यों होगा, वहां से वो हीट हीट वो कहाँ से लेगा, हीट तो वो हमसे ही लेगा ना। हीट वो कहाँ से लिया, अगर मान ले कि पट्टी डालने के बाद वो तो बोल रहा है कि वाटर जो था वो इवेपोरेट हो गया, तो उसको तो हीट चाहिए ना।
तू सुन रहा है ना, तो बोलो ना भाई अब। तो अरे नहीं, जब तो चलो ठीक है। और तो ये इसका था सेकेंड यूज। और भी, और जो इसका और भी होता है यूज की, जब जब मान लो कि अगर तुमने कोई अगर गांव में रहा होगा ना, तो गांव में वो पहले वो जीप चलता था, या जो पहले गाड़ी चलती थी ना, तो उसके इंजन में मतलब कुछ समय समय के बाद उसमें हम लोग पानी डालते थे। ऐसा पानी उसके एक तुम्हारा उसका सिस्टम था, उस सिस्टम को हम बोलते थे रेडिएटर। तो उसमें हम लोग मतलब कुछ समय बाद उसमें हम लोग पानी डालते थे। वो क्या होता था, वो होता है तुम्हारा सेम रीजन कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होता है। तो उस रेडिएटर में पानी डालने से क्या होता है कि वो जो पानी था वो इंजन से, गाड़ी के इंजन से बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करता है। तो फिर जो इंजन होगा वो तुम्हारा ठंडा ठंडा बना रहेगा वो। तो यहाँ पे भी वही था कंसिक्वेंसेस की ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसे ही इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं। तुम लोग एक बार किताब में रीड करना, सब तुमको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से तुम लोग नेक्स्ट क्लास में पूछना। और सबका रीजन वही है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं वाटर के अलावा और कहाँ पे हम लोग ये हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। तो चलो सब लोग एक बार ध्यान देते हैं कि तुम देखना कि जब भी कोई हम लोग अच्छा सा वो लेके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं। जैसे मान लो कि हम लेके आए हैं कि ये मेरा नॉन स्टिक का बर्तन है, ऐसा कुछ, ऐसा काफी महंगा हमने खरीदा है। तो देखना क्या होता है ना कि उसके बॉटम पे ना कुछ कॉपर का कोटिंग किया रहता है उसके बॉटम में। उसके बॉटम में कॉपर का कोटिंग किया रहता है। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर हीट का काफी अच्छा कंडक्टर होता है। तो वो जब नीचे उसके बॉटम में कॉपर होता है, तो आप जब नीचे से गैस से या फिर इंडक्शन से जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो ना, तो आपको आपका जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसको अच्छे से हीट मिल पाता है। तो ये हुआ तुम्हारा फायदा कि वो नीचे उसके बेस पे कॉपर लगा सकते। तो हमने क्यों किया कि कॉपर का होता है लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो अच्छा होता है कंडक्टर ऑफ हीट। तो फिर खाने को मेरा प्रॉपर हीट मिलता है, तो अच्छे से हीट कंडक्शन हो पाता है। और सुनो, और तुम देखना कि वो जो बर्तन का बेस होता है, बर्तन का जो हम बेस बोल रहे हैं, वो कॉपर का तो होता है, लेकिन वो थीन कॉपर का नहीं होता है। वो तुम्हारा होता है थीक कॉपर का। हम लोग बेस बनाया जाता है थीक कॉपर का। तो देखो, हमने बोला कि कॉपर का हम लोग इसलिए बनाते हैं, कॉपर का हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होता है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है। और हम लोग थीक इसलिए बनाते हैं ना, थीक, कि उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। देखो यहाँ पे दो आ रहे हैं डिफरेंट टर्म। लो स्पेसिफिक हीट हीट जो था कैपेसिटी, उसके चलते वो अच्छा हीट को कंडक्ट कर रहा था। और हमने नेक्स्ट टर्म बोला कि उसके हम लोग बेस को ठीक रखते हैं, मोटा रखते हैं। मोटा क्या होगा कि मोटा रखने से उसका जो मास होगा वो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने से उसका हीट कैपेसिटी बढ़ता है। मास बढ़ने से उसका हीट कैपेसिटी बढ़ता है, मतलब कि आपके पास अगर एक थिक प्लेट है और एक थिन प्लेट है, दोनों ही कॉपर से बना हुआ है, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा, लेकिन दोनों का हीट कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगा। जो आपका थिक प्लेट था उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, जो आपका थिन प्लेट था उसका हीट कैपेसिटी कम होगा। तो हम लोग जो बेस जो होता है, बॉटम जो होता है वो कंटेनर का, या जो भी आप जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसका हम लोग थिक रखते हैं। तो होता क्या है कि थिक रखने से उसका हीट कैपेसिटी हाई हो जाएगा। अब हीट कैपेसिटी हाई होने से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज होने के लिए ना, टेम्परेचर राइज होने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का हीट ले रहा होगा। वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का हीट ले रहा होगा। अब वो ज्यादा अमाउंट का हीट ले रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको आपके खाने को प्रॉपर हीट सप्लाई मिल रहा है। अब मान लो जैसे जैसे मान लो कि हमने जो बेस बनाया है बर्तन का, वो बेस काफी थीन है। क्या है, बेस हमने कॉपर का ही बनाया, लेकिन बेस मेरा बहुत थीन है। अब होगा क्या कि बेस मेरा थीन है और हमने बनाया कॉपर का, तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है, तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब वो हीट अच्छे से सप्लाई कर रहा होगा। लेकिन पतला होने के चलते उसका हीट कैपेसिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका हीट कैपेसिटी कम है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है। मतलब क्या कि बहुत कम हीट लेके ही उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। मान लो कि बहुत कम हीट लेके ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर गया, अब क्या होगा कि तुम्हारा जो खाना था ना वो अच्छे से पकेगा नहीं, तुम्हारा खाना जल जाएगा।
अच्छे से पकना और जलने में अंतर होता है, समझे। अब वही हमने 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 अगर उसका बेस ठीक बनाया है, तो अब क्या होगा कि उसका हीट क्या है, उसका हीट कैपेसिटी हाई है। तो अब वो जो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ में हीट ले रहा होगा, काफी ह्यूज अमाउंट में हीट ले रहा है, और काफी ह्यूज अमाउंट में हीट लेके भी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज नहीं करने वाला है, वो एकदम आराम से स्लोली स्लोली राइज कर रहा होगा। मतलब कि मेरे खाने को सफिशियंट हीट सप्लाई हो रहा होगा, सफिशियंट हीट सप्लाई कर रहा है और एकदम स्लोली जा रहा है, अचानक बहुत सारा हीट नहीं मिल रहा है। तो अब जो तुम्हारा खाना है वो अच्छे से बनेगा, वो तुम्हारा प्रॉपरली कुक होता है। तो इतना कहानी कहने के बाद हर किसी को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो सिंपल सा आंसर ये लिखना कि द बेस ऑफ द कुकिंग, जो भी बर्तन होता है, डिशेज आर मेड ऑफ कॉपर एंड ऑफ थिक कॉपर, बिकॉज कॉपर है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ heat, and if we made thick base, then its heat capacity is large, so it gets heated slowly and sufficient heat is supplied to the food, so it cooked properly. तो देखो वही यहाँ पे, हाँ, बस बस 5 मिनट और, 5 मिनट और। तो हमने, अरे तो हम अब चाहते हैं कि ये 5 मिनट में खत्म हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए छोड़ दिया तो फिर से मेरे को नेक्स्ट डे बताना पड़ेगा। वेट कर लो 5 मिनट के लिए। अब सुनो देखो, तो ये हमने, हाँ अब देखो देखो, चलो और सुनो। ड्यू टू सेम रीजन, कुछ होता है ना अपने घर में आयरन, मतलब कि हम जिससे कपड़ा वो करते हैं, आयरन करते हैं, उसका भी जो बेस होता है वो ठीक बनाया जाता है। तो बेस ठीक करने से क्या होता है कि वो स्लोली हीट करता है। अब मान लो कि एक बैग वो बहुत ज्यादा हीट कर गया तो फिर तुम्हारा कपड़ा हो जाएगा, जल जाएगा। या उसका ठीक होने का फायदा ये है कि एक तो वो स्लोली उसका टेम्परेचर होगा राइज, और प्लस मान लो कि अगर करेंट कभी तुम्हारा चल गया, तो करेंट चले जाने के बाद भी अगर उसका बेस ठीक था, तो उसका हीट कैपेसिटी हाई होगा। तो तो वो बहुत जल्दी हीट अब रिलीज नहीं करता है, मतलब कि वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो इसीलिए तुम देखना कि अगर तुम्हारे घर में जो आयरन है और उसका अगर बेस बहुत ज्यादा थिक है, तो करेंट जाने के बाद भी हम लोग एक एक कपड़ा उससे आयरन कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो आयरन आ गया है जो कि हल्का होता है, जो कि बहुत लाइट होता है, उसका बेस पतला होता है, तो वो बहुत जल्दी हीट भी होता है और बहुत जल्दी कोल्ड भी होता है। मतलब कि जैसे ही करंट गया तुम फिर उसके बाद एक कपड़ा आयरन नहीं कर पाते। तो जो पहले वाले आते थे वो जो थोड़ा हेवी होते थे, जिनका बेस ठीक होता था, तो वो थोड़ा लेट से हीट होते थे, लेकिन करंट जाने के बाद भी वो एक कपड़ा आयरन कर देते थे। तो ये सब तुम्हारा कुछ फायदा होता है। सिमिलरली जो एक इस जो थ्योरी वाले का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि वाई कैलोरीमीटर इज मेड ऑफ अ थीन कॉपर शीट। काहे, देखो यहाँ पे दो कहानी है, दो इस मतलब जो कहानी का दो हिस्सा है, दो पहलू है। एक तो कि हमने क्यों बनाया है कॉपर से, और एक कि हमने थीन क्यों बनाया है, हमने थिक क्यों नहीं बनाया। जब आपने कॉपर से बनाया तो आपने थिक क्यों नहीं बनाया। तो उसका कहानी अब मैं आपको दो स्टेप में समझा रहा हूँ कि हम लोग कॉपर का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है तो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो मिक्सचर का टेम्परेचर जल्दी अटेन कर लेता है। तो ये हुआ पहला पहलू कॉपर यूज करने का। और सेकेंड पहलू कि हम लोग क्यों थीन यूज करते हैं, तो अगर उस कॉपर का हमने थीन शीट यूज किया है तो उसका हीट कैपेसिटी लो होगा। देखो यहाँ पे दो टर्म आ गया, कॉपर यूज किया तो उसका लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, तो वो जल्दी टेम्परेचर अटेन कर लिया। सेकेंड पहलू क्या है कि हमने थीन बनाया, थीन बनाने से क्या हुआ कि उसका हीट कैपेसिटी कम है। वो कॉपर ही है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं करेगा, वो आप थीन कॉपर लो, थिक कॉपर लो, स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं करेगा। लेकिन थीन कॉपर का हीट कैपेसिटी कम हो जाता है, थीन का, थीन शीट का। तो उससे क्या होगा कि वो मेरा जो मटेरियल था, वो जो मेरा कंटेनर था, वो जो मेरा कैलोरीमीटर था, वो मिक्सचर का टेम्परेचर गेन करने के लिए कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका दो पहलू था, पहला क्या कि copper is a good conductor of heat because it has a low specific heat capacity, so it attains the temperature of mixture very easily. Second जो लेंगे स्टेटमेंट कि it is made of a thin copper sheet because thin copper sheet has less heat capacity, so it take very less amount of heat from the mixture. This is the complete answer. और ये तुम्हारा अब चैप्टर खत्म होता है।
तुम लोग एक बार बुक से अपने ये जो थ्योरी वाला पार्ट लास्ट में दिया होगा तुम पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेज चेंज वाला कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को?